नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी अग्निपथ। साल 2 साल बाद जब भी घर लौटती हूँ तो कहने सुनने को कितनी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। खासकर सखी सहेलियों की बातें, गली मोहल्ले के किस्से, कुशल क्षेम की चिट्ठियों में ये सब बातें कहाँ आ पाती हैं। इसलिए फिर चाय पीते हुए, खाना खाते हुए बातों का सिलसिला चलता ही रहता है। कभी कभी तो बातें करते सारी रात बीत जाती है। बाबूजी जब थे तो अक्सर अम्मा को डपट देते, अरे अब बेचारी को सोने भी दो, सफर की थकी हारी आई है, क्या सारी बातें आज ही कर लोगी। बाबूजी बेचारे क्या जाने कि इतनी बातें मन में रखकर नींद भी तो नहीं आती। खाना खाते हुए अम्मा ने पूछा, चंदा का तो तुझे पता चल ही गया होगा ना? चिट्ठी में लिखा था शायद। नहीं तो क्या हुआ उसे? अरे उसे क्या होना है, पिछले महीने उसका घर वाला नहीं रहा। क्षण भर को, सिर्फ क्षण भर को और हाथ ही में रह गया। दूसरे ही पल छुटकारे की सांस लेते हुए मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, एक पाप कटा। इस खबर पर दूसरी कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती थी, पर अम्मा एकदम भड़क गई। कैसी बात कर रही है, उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा, उसकी दुनिया बसी ही कब थी जो उजड़ जाती, और बेचारी तो वह तब थी जब वह भला आदमी उसकी जिंदगी को नरक बना रहा था। अब कम से कम चैन से जी तो सकेगी। मुझे तो खुशी है, उसकी जिंदगी का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया। जैसा भी था उसका पति था वह, उसके दम पर 4 लोगों के बीच वह सिर उठाकर चल सकती थी। यह चुटकी भर सिंदूर न रहे तो औरत का जीवन राख हो जाता है बिन्नू, पर तुम आजकल की लड़कियां यह सब नहीं समझोगी। मैं कहना चाह रही थी कि इस चुटकी भर सिंदूर के रहते भी चंदा का जीवन राख ही था, अब और राख क्या होगा, पर चुप लगा गई। जब से बाबूजी गए हैं अम्मा इस मामले में बहुत भावुक हो गई हैं, इसलिए उनका दिल दुखाने की इच्छा नहीं हुई। फिर पूरे दिन चंदा ही मन में चक्कर काटती रही। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी बातें याद आती रही। हम शैतान लड़कियों का एक ग्रुप था। चंदा हम सब की लीडर थी, क्योंकि वही हम सब में स्मार्ट, निडर और दिलेर थी। शादी के मंडप में जब उसे घूंघट में दबी ढकी देखा था तो हम सबकी हंसी छूट गई थी। लगा था जैसे चंदा कोई स्वांग कर रही हो। हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी चंदा की ही हुई थी, इसलिए हम सब ने गोपियों की तरह उसके दूल्हे को घेर रखा था। वह जैसे हम सबके सपनों का राजकुमार था, सुदर्शन, आकर्षक, रूपदार। किसी विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। बोलचाल में एक विदेशी ठसक थी। हम सब उसकी एक एक भंगिमा पर मरमिटी थी, एक एक मुस्कान पर न्यौछावर हो रही थी। साल भर तक चंदा हम सबकी ईर्ष्या की विषय बनी रही। फिर एक एक करके हम सबकी शादियां होती गईं। चंदा का ब्याह पुराना पड़ गया। फिर एक दिन उड़ते उड़ते खबर सुनी कि वह विदेशी कंपनी डूब गई है, चंदा का पति बेकार हो गया है। उस समय हम सब अपनी अपनी गृहस्थी में इतनी रच बस गई थी कि खबर सुनकर एक उसास भर ली बस। वैसे यह कोई गंभीर बात थी भी नहीं। एक नौकरी छूटती है तो आदमी दूसरी ढूंढ लेता है या कोई धंधा कर लेता है। चंदा के पति ने भी कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा। प्रथम प्रसव के समय अम्मा के पास आना जरूरी हो गया था। घर में कोई देखने वाला नहीं था और डॉक्टरों ने भी काफी डरा दिया था। आने के बाद मालूम हुआ कि चंदा भी इन दिनों आई हुई है। जानकर बेहद खुशी हुई। उससे मिले 2-3 साल हो चले थे। मेरी जाने लायक स्थिति नहीं थी, पर अम्मा का संदेश मिलते ही वह आ पहुंची। उसे देखा तो मेरी सारी खुशी काफुर हो गई। वह बुझा बुझा सा चेहरा और सूखी सी हंसी, यह चंदा तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और वह पुराने आवेग के साथ ही मेरे गले लग गई। जी भर कर भेंट लेने के बाद मैंने उसे अपने पास बिठाते हुए चुहल की, तू ऐसी सूख कर काटा क्यों हो रही है? हमारे जीजाजी कुछ खिलाते पिलाते नहीं क्या? तुम्हारे जीजाजी को मूंछों पर ताव देने से फुर्सत मिले तब तो मेरी ओर देखेंगे। मैंने तो मजाक में एक बात कही थी, पर उसने जो उत्तर दिया वह मजाक नहीं था,
वह एक कड़वी सच्चाई थी, क्योंकि उसका चेहरा एक असहाय रोष से भर उठा था। बात क्या है चंदा? तुम खुश नहीं लग रही। घर में सब ठीक तो है ना? जिसका पति निठल्ला बैठा हो, उसके लिए कहीं भी कुछ ठीक नहीं होता शालू। यही घर था जहां सब लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे। आज मेरी स्थिति नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। इनकी नौकरी जाते ही सबके चेहरे बदल गए हैं। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ? करने वाले के लिए काम की कमी थोड़ी ही है। वे चाहें तो 100 नौकरियां जुटा सकते हैं, पर उन्हें तो वैसी ही नौकरी चाहिए। जरा भी 19-20 नहीं चलेगा। ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? वह तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था समझो। मेरे पापा भी उसी चकाचौंध में मारे गए। नहीं तो क्वालिफिकेशन के नाम पर सिर्फ बीकॉम की एक डिग्री है, उसी के लायक काम मिलता है। वह इन्हें करना नहीं है। चंदा की कहानी सुनकर मन उदास हो गया। लगा कि उसके सुख को हमेशालू सखियों की नजर तो नहीं लग गई। कालांतर में 2 दुर्घटनाएं और घटी। चंदा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ और हताशा में डूबे उसके पति ने पीना शुरू कर दिया। दोनों ही बातों ने चंदा को जैसे तोड़कर रख दिया। छोटे भाई की शादी में जब घर आना हुआ तो चंदा से फिर मुलाकात हो गई। फीकी हंसी हंसकर बोली, अब तो हमेशा मुलाकात हुआ करेगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। क्या बात करती हो? बर्दाश्त की भी एक हद होती है शालू, और वह मैं पार कर चुकी हूँ। मैंने श्रीमान जी से कहा कि जब तक आपके मन लायक काम नहीं मिल जाता, मुझे नौकरी करने दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पाल सकती। आखिर मेरा पढ़ा लिखा कब काम आएगा? बस मेरा इतना कहना था कि घर में जैसे तूफान आ गया। घर की इज्जत उछालने के लिए मेरी बहुत लानत मलामत की गई, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है। तबीयत का बहाना बनाकर आ गई हूँ। अब यही कुछ करूंगी। चंदा, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पीहर का रहना 4 दिन के लिए अच्छा होता है। हमेशा के लिए रहना चाहोगी तो मुसीबत होगी। यहाँ भी अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। मैं समझती हूँ शालू, इसलिए मैं नौकरी लगते ही अलग कमरा ले लूंगी। पर यहाँ रहने से मुझ पर माँ बाप का साया तो रहेगा, भैया का सहारा तो मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं किसी तीसरी जगह में कैसे रहूंगी? उसने जैसा कहा था करके दिखाया। नौकरी लगते ही तो संभव नहीं हो सका, पर 6 महीने में उसने अपने लिए 1 रूम व किचन का जुगाड़ कर लिया। सुबह काम पर जाते हुए बच्चों को माँ के पास छोड़ जाती, शाम को उन्हें लेते हुए डेरे पर लौट जाती। कई बार माँ उसके पास आकर रह जाती। बच्चों को स्कूल जाने के लिए ले जाने का काम भी नानी के ही जिम्मे था। अस्तित्व के संघर्ष में माँ साए की तरह चंदा के साथ रही। न उन्होंने बिरादरी की आलोचना की परवाह की, न समधियाने की धमकियों की। हाँ, चंदा के इस अप्रत्याशित निर्णय से उसके ससुराल में खलबली मच गई थी। जो कदम चंदा जैसी स्वाभिमानी लड़की के लिए सहज स्वाभाविक था, वही उन्हें बहुत नागवार गुजरा था। उनके अनुसार खानदान की इज्जत धूल में मिल गई थी और बिरादरी में उनकी नाक कट गई थी। एक दिन उसके जेठ और ससुर उसके दरवाजे आकर कहनी अनकही सब कह गए थे और इस रिश्ते को एक तरह से समाप्त कर गए थे। उसके बाद मैं जब भी अम्मा के यहाँ आती, चंदा से भेंट हो ही जाती। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वह फिर से पहले जैसी हसौड़ हो गई थी। जिंदगी का वह दुखद अध्याय उसने अपने मन की किताब से फाड़कर फेंक दिया था। बच्चे भी बहुत प्यारे थे और जहीन भी। उन्हें देखती तो मन कैसा तो हो आता। क्या इन्हें पिता का अभाव न खलता होगा? इस अनिवार्य सुख से बेचारे वंचित क्यों रह गए? पिछली बार मैं भतीजे के मुंडन पर आई थी तो अम्मा ने बताया कि चंदा का घरवाला आजकल यहीं आया हुआ है। अरे, ये सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर तुड़वा कर बैठा है। ऐसे में तो बीवी ही याद आती है। सुनकर कितनी कोफ्त हुई। इतने सालों में कभी कोई खोज खबर नहीं ली। कभी यह भी नहीं पूछा कि क्या खा रही हो, बच्चों को क्या खिला रही हो। सेवा के लिए एकदम बीवी याद आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है। जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अम्मा ने ठेल ठाल कर भेज दिया। अम्मा को लोकापवाद की बड़ी चिंता रहती है। जब भी आती हूँ
5-10 घर मुझे ऐसे ही घुमा देती हैं। मैं समय से ही पहुंच गई थी, पर चंदा तब तक लौटी न थी। दरवाजे में पैर रखते ही उसके पति से सामना हो गया। वही तो घर का एकमात्र कमरा था, वहीं उसका बिस्तर लगा हुआ था। वह सजीला सुदर्शन नौजवान वक्त की मार खा खा कर कंगाल भर रह गया था। चेहरे पर बेचारगी और काइयापन का अजीब सा मिश्रण था। नमस्ते के जवाब में उसने भीतर से किसी को आवाज दी और करवट बदल कर लेट गया। भीतर से जो निकली वे शायद चंदा की सास थी, क्योंकि जब मैंने अपना परिचय दिया तो बोली, तुम्हारी सहेली को तो घड़ी भर उसके पास बैठने की फुर्सत नहीं है। पर मैंने तो 9 महीने पेट में रखा है, मैं इसे लावारिस कैसे छोड़ दूं? तभी तो इसके दरवाजे पर पड़ी हूं। अच्छा हुआ उसी समय चंदा आ गई, नहीं तो मेरा तो वहां से भागने का मन हो रहा था। चंदा बेहद थकी और निढाल सी लग रही थी। मेरे पास बैठते हुए बोली, लौटते हुए सब्जी मार्केट उतर जाती हूँ, वहां से फिर पैदल ही आना पड़ता है। पस्त हो जाती हूँ। वह पस्त हो गई थी, यह तो नजर आ ही रहा था, पर मुझे यह भी लगा कि इस बार वह मुझे देखकर खुश नहीं हुई। शायद उसे मेरा आना अच्छा न लगा हो। मेरा भी उस माहौल में दम घुट रहा था। 2-4 औपचारिक बातें करके मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे रुकने के लिए भी नहीं कहा। दरवाजे तक वह मुझे छोड़ने आई तो मैंने पूछ लिया, ये लोग क्या अब यहीं रहेंगे? उत्तर में उसने कहा, शालू मैं बड़ी खुश थी कि उस नरक से निकल आई हूं, पर भाग्य तो देखो, नरक मेरा पीछा करता हुआ यहां तक चला आया है। उसकी इस स्पष्टोक्ति पर मैं संकोच से भर उठी। फिर भी मैंने पूछा, इतनी सी जगह में तुम लोग कैसे एडजस्ट करते हो? मेरा मतलब है तुम्हारी सास भी। उन्हें मैं ही चिरौरी करके ले आई हूं, तभी तो दिन रात एहसान जताती हैं। पर तुम ही बताओ, मैं नौकरी करूं कि इन्हें देखूं? कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, अब जिंदगी भर भुगतना है। मतलब? कमर के नीचे का पूरा भाग बेकार हो गया है। अब वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सुनकर सन्न रह गई मैं। भगवान जैसे इस खुददार लड़की की परीक्षा लेने पर ही उतारू था। मैंने पूछा, एक्सीडेंट हुआ कैसे? नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे, भिड़ गए। पहले तो वहीं इलाज होता रहा, पर जब पता चला कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं तो भाई लोग आकर यहाँ डाल गए। तब से कोई झांकने भी नहीं आया, न किसी ने 5 पैसे ही भेजे हैं। मैं बच्चों के मुंह का कौर छीनकर माँ बेटे को पाल रही हूँ। दवाइयों का खर्च है सो अलग। उस भले मानस की मृत्यु की खबर सुनते ही पिछला सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने तैर गया। एक बार फिर मुंह से यही निकला, चलो अच्छा हुआ, पाप कटा। जिंदगी भर इस बोझ को ढोना क्या उसके बस का था? 3 साल में ही छक्के छूट गए होंगे। दूसरे दिन सारे काम रोककर मैंने चंदा के घर का रुख किया। अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मातमपुरसी में जाते हुए वैसे ही दिल कांपता है, यहाँ तो मामला और भी पेचीदा था। भीतर से दुख का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था, पर दिखावा करते भी डर लग रहा था। चंदा तो मेरा झूठ फौरन पकड़ लेगी। अम्मा को साथ लेते भी डर लग रहा था, ये तो वहां जाते ही शुरू हो जाएंगी। सामने वाले ने शोक प्रदर्शन में जरा भी कोताही की तो घर आकर उसकी 7 पुश्तों को ताड़ देंगी। अपनी हड़बड़ी में समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यह तो वहां जाकर पता लगा कि मैं जरा जल्दी पहुंच गई हूँ। चंदा अभी स्कूल से लौटी नहीं है। दरवाजा उसकी सास ने ही खोला था। मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर मुझे देखते ही उन्होंने पंचम में रोना प्रारंभ कर दिया। उनके पुत्र शोक का अपमान करके निकल जाना मुझे अशोभन लगा। उनकी रुलाई का आवेग थोड़ा कम होते ही मैंने पूछ लिया, चंदा कब तक लौटती है? उनका रोना एकदम थम गया। बोली, अब जब भी आ जाए, कोई टाइम टेबल थोड़े ही है। 1.25 महीना घर में बैठ ली यही बहुत है। एक बार औरत का पैर घर से बाहर निकल जाए तो फिर चाट सी पड़ जाती है। मुझे उस औरत से एकदम वितृष्णा हो आई। कहाँ तो अभी जार जार रो रही थी और दूसरे ही क्षण ऐसी घिनौनी बातें। एक करारा सा मुंहतोड़ जवाब देने की इच्छा हो रही थी, पर संस्कार आड़े आ गए। फिर भी मैंने इतना तो कह ही दिया, घर से बाहर निकलने का किसी को शौक नहीं होता, मजबूरियां होती हैं।
ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वे ताव खाकर बोली, जितना वह कमाती है उतना तो हम अपने मुंशी को देते हैं। इसे ही जिद चढ़ी है, मैके वाले भी ऐसे हैं कि बस समझना तो दूर उल्टे शह देते रहे। नहीं तो क्या घर छोड़कर आने की उसमें हिम्मत थी। अब 4 बर्तन जहां होते हैं खनकते ही हैं। इस कारण से कोई घर तो नहीं छोड़ देता। अपने दिन खराब चल रहे हों तो थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। क्या बताऊं बेटा, इसी गम में उसके ससुर चले गए। इसी दुख में बेटे ने शराब की लत पाल ली। कहते कहते वे फिर सुबकने लगी। उनका रोना बड़ा करुण था, पर अब मुझे उनसे सहानुभूति नहीं हो रही थी। मन हुआ कह दूं कि अपमान सहने की शक्ति सब में एक सी नहीं होती, पर मैं किसी नए विवाद को शुरू नहीं करना चाहती थी। विषय बदलने के लिए मैंने कहा, आप रुक गई, यह अच्छा हुआ, नहीं तो ये लोग एकदम अकेले पड़ जाते। अरे सब कहने की बातें हैं, यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है और मुझे यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है। जिसके लिए आई थी वह तो चला गया, अब मेरे लिए यहाँ क्या रखा है। पर जो चला गया उसके नाम से साल भर मंदिर में दिया जलाना है। यहाँ तो किसी को फुर्सत नहीं है। बच्चे भी ऐसे निर्मोही हैं कि बस बाप जब जिंदा था तब भी उसके पास नहीं फटकते थे, मरे हुए को क्या याद करेंगे। और क्यों करेंगे, मैंने सोचा, बाप ने उनके लिए क्या किया है। उनके जीवन में सिर्फ अभाव और अपमान ही तो बोया है। अपनी याददाश्त में उन्होंने बाप को सिर्फ खाट पर पसरे ही देखा है और सुने हैं उसके ताने उलाहने। उसकी तुलना में अस्तित्व के लिए जूझती माँ उन्हें ज्यादा अपनी लगी हो तो आश्चर्य क्या है। बच्चे फैसला करने में बड़े माहिर होते हैं, उनके निर्णय कभी गलत नहीं होते। पर ये सारी बातें उस जटिल औरत की समझ से परे थी। वे केवल अपने ही दुख को बड़ा करके देख रही थी, सबकी सहानुभूति बटोरना चाह रही थी। मुझे तो उनकी बातें सुन सुनकर उबकाई आने लगी थी। चंदा अगर जरा भी देरी से आती तो मैं वहां से खिसक ही लेती। चंदा आई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। फिर वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ अपनी हथेलियों में ले लिया और देर तक हम दोनों निशब्द बैठी रहीं। वह संवेदना भरा स्पर्श ही एक दूसरे को समझने के लिए काफी था। शब्दों की जरूरत नहीं थी। बच्चे नजर नहीं आए? बड़ी देर बाद मैंने पूछा। ट्यूशन पढ़ने गए हैं, घर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती। ट्यूशन भी अपने बस की कहाँ थी। वह तो भैया के एक दोस्त हैं, उनकी क्लासें चलती हैं, उसी में दोनों को बिठा लेते हैं। फिर हम दोनों शिक्षा के घटते स्तर और बढ़ते बोझ पर चर्चा करने लगे। उसकी सास थोड़ी पर हाथ दिए कुछ देर तक हमारी बातें सुनती रहीं, पर जब उनके मतलब की कोई बात न हुई तो उठकर भीतर चली गईं। उनके भीतर जाते ही मैंने कहा, ये देवी जी गई नहीं? कोई लिवा ले जाए तब न जाएंगी। अभी सब लोग आए थे पर किसी ने चलने के लिए नहीं कहा। इस मुसीबत को कौन गले लगाएगा। 3 साल में उन लोगों को आज़ादी की आदत पड़ गई है। पहले ये बहुत सुनाती थीं कि ममता की मारी इस नरक में पड़ी हूँ, नहीं तो थूकने भी नहीं आती, पर अब चुप है। मतलब इनसे मुक्ति नहीं है? बनी रहे, मुझे तो आदत हो गई है। उन पर दया भी आती है। इस उम्र में उन्हें यह दुख भोगना पड़ा है। यहाँ रहेंगी तो मेरे बच्चों के सर पर भी साया रहेगा, उस घर से थोड़ा जुड़ाव बना रहेगा। चंदा कुछ रुक कर बोली, लेकिन ढंग से रहती भी तो नहीं। दिन रात बच्चों के मन में जहर बोती रहती हैं। मेरा पहनना ओढ़ना उन्हें पहले भी नागवार गुजरता था। मैं रोटी की तलाश में बाहर भटकती थी और वे अपने बेटे के कान भरती थी, उसे रात दिन कोसती थी। चाय पियोगी? प्रस्ताव इतना आकस्मिक था कि मैं कुछ उत्तर ही न दे पाई। उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और उठकर चाय बनाने चल दी। मैं भी साथ साथ ही चल पड़ी थी, पर दरवाजे में ही ठिठक गई, क्योंकि उसकी सास कह रही थी, तेरी सहेली यहाँ चाय पीने आई है या स्यापा करने? मैं संकोच से भर उठी। मन हुआ उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर फिर मुझमें और चंदा की सास में फर्क क्या रह जाता। वहीं चौखट के परे खड़ी रह गई। चंदा ने इत्मीनान से गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाया और सास से बोली, चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ,
दिन भर गजमारी करके आई हूँ, एक कप चाय का मेरा हक बनता है। शालू बैठी थी इसलिए उससे पूछ लिया, आप पीना चाहें तो आपके लिए भी बन जाएगी। उत्तर में उन्होंने एकदम सुबकना प्रारंभ कर दिया। हरी करम जली, कभी तो उस अभागे के लिए 2 आंसू ढलका लिया कर, बेचारे की आत्मा कलपती होगी। आत्मा मेरी भी बहुत कलपती है अम्मा, और आंसू मैंने पहले ही बहुत बहा लिए हैं। अब मेरा मन और आंखें दोनों रीत गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं व्यापता। लो, ये अपनी चाय पकड़ो। वे एकदम फट पड़ी। ऐसे लक्षण हैं तभी तो भरी जवानी में सुहाग उजड़ गया, भगवान सब देखते हैं। चाय के कप लेकर चंदा बैठक में आ गई थी। सास की बात सुनकर उसने पीछे पलटकर कहा, कुछ तो तुम्हारे कर्मों का भी दोष होगा अम्मा, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हें ये दुख क्यों झेलना पड़ता। रही मेरे सुहाग उजड़ने की बात, तो मैं सुहागवती थी ही कब। मेरा गठजोड़ तो दुर्भाग्य के साथ हुआ था, वह तो अब भी मेरे साथ है, फिर मातम किसका मनाऊं। उसके इस बात का बुढ़िया से कोई जवाब देते न बना, और देती भी क्या। वह महज एक बात नहीं थी, चंदा के दाम्पत्य का पूरा इतिहास था। दोस्तों, ये थी कहानी अग्निपथ। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।